गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज के स्पृता पहचान क्लासेस में मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए पाठ के साथ। आज हम जानेंगे गोधुली बाग 2 क्लास 10th बिहार बोर्ड काव्य खंड में पाठ 8 एक वृक्ष की हत्या। नहीं, जो कुंवर नारायण जी की एक प्रमुख कविता है, जो उनके कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कवि परिचय, कविता परिचय और उसके बाद अंत में प्रश्न अभ्यास। तो चलिए कुंवर नारायण जी के परिचय से हम अपने वीडियो को शुरू करें। कुंवर नारायण अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि। ये आधुनिक हिंदी नई कविता आंदोलन के प्रमुख साहित्यकार हैं और अज्ञे द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के प्रमुख कवि। ठीक है। इनका जन्म 19 सितंबर 1927 लखनऊ, जो उस समय फैजाबाद जनपद में पड़ता था, अब लखनऊ कहलाता है, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता विष्णु नारायण और पत्नी का नाम भारती है, माता का नाम अनुपलब्ध है। ठीक है। विद्या गद्य और पद, यानी इन्होंने दोनों विधाओं में रचनाएं की है। गद्य में भी, गद्य की जितनी विधाएं हैं उनमें लगभग सब में इन्होंने रचना की, और पद में कविता तो इन्होंने की ही। विषय कविता, खंड काव्य, कहानी, समीक्षा एवं अनुवाद। आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य कृपलानी और राम मनोहर लोहिया जैसे व्यक्तियों के प्रभाव में वह गंभीर अध्ययन और स्वतंत्र चिंतन की ओर प्रेरित हुए। पहले वह खुलकर कविताएं करते थे, रचनाएं करते थे और एक मोड़ में एक सुदृढ़ लेखक की तरह उनकी रचनाएं होती थी। लेकिन जब इनके प्रभाव में आए, इनकी संगत में आए, तो उन्होंने मतलब कि गंभीर अध्ययन किया, किसी भी विषय वस्तु पर एकदम गंभीर अध्ययन किया और गहरी चिंतन के माध्यम से उनकी रचनाओं का जो स्वरूप फिर अलग रूप में आया, नहीं बहुत ही सुंदर सुगठित रूप में, नए रूप में। इनकी प्रमुख रचनाएं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, ये सब उनकी क्या है, कविता संग्रह है। आत्मजयी 1965 प्रबंध काव्य है आदि, और भी बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी। इन सब साहित्य में अनुपम योगदान के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हुए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में उन्हें प्राप्त हुआ और साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ 2008 में। और भारत सरकार ने उनके एकदम बहुत बड़े योगदान के लिए, अनुपम योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया 2009 में। इनका निधन 15 नवंबर 2017 को लखनऊ में हो गया। ये इनका एक संपूर्ण परिचय हमने आपको दिया। अब चलिए कविता की तरफ, जो एक बहुत ही आकर्षक ये विषय लग रहा है, एक नया विषय लग रहा है, एक वृक्ष की हत्या, यानी क्या है प्रसंग, थोड़ा थोड़ा तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए कविता की तरफ चलते हैं। आइए बच्चों, अब कविता के बहाने हम देखें इस कहानी के माध्यम से कविता के माध्यम से कुंवर नारायण जी क्या संदेश हमें दे रहे हैं। आज हम देखते हैं कि जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं और मनुष्य जंगली होते जा रहा है। यानी उसे पता है कि जंगली इसलिए कहा गया मनुष्य को, क्योंकि वह जानता है कि प्रकृति प्रदत्त जितनी चीज़ें हैं उसके लिए आवश्यक है, अनिवार्य आवश्यकता है। नहीं, बिना शुद्ध हवा के हम जी नहीं सकते, पेड़ पौधों के बिना हम जी नहीं सकते, और जो ये क्या कहते अप्राकृतिक जीवन जीने के लिए जो हम व्यसनी हो गए हैं और विलासिता दिखा रहे हैं, वह हमारे लिए हानिकारक है। तो इस कविता में तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को यह कविता व्यक्त करती है। यह कविता आज के समय की जो अनिवार्य चिंता है, अपरिहार्य चिंता कहिए, और संवेदनाओं के रचनात्मक अभिलेख को दर्शित करती है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है
इन दिनों यह शीर्षक क्यों रखा गया? क्योंकि समकालीन समय में जो समस्याएं हमारे सामने आ रही है, नगर के नगर बस रहे हैं, कल कारखाने बनाने की होड़ लगी हुई है और हम पूरी तरह से क्या होते जा रहे हैं? बनावटी होते जा रहे हैं और प्रकृति से हमारा जो संबंध है वह टूटते जा रहा है। वो हम जानबूझकर तोड़ रहे हैं, जबकि हम जान रहे हैं कि प्रकृति के बिना हमारा सही रूप से जीवन संभव नहीं है और हम उसके ही दुश्मन बनते जा रहे हैं जो हमारे सहायक हैं। तो यह कविता एक वृक्ष के बहाने हमारी मतलब जो ये कुचेष्टा है उसको दर्शा रही है और हमें संकेत भी कर रही है, हमें सचेत कर रही है। संकेत के साथ साथ हमें सचेत भी कर रही है कि ऐसा रहा तो क्या होगा? प्रकृति से हमारा संपर्क टूट जाएगा और हमारे जीवन में असंतुलन आ जाएगा। तो चलिए कविता की पंक्ति के माध्यम से इसे और स्पष्ट रूप से हम जानें। एक वृक्ष की हत्या, अब की बार घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यहाँ पर एक जो वृक्ष था जो बहुत पुराना था और जो बचपन से लेकिन कभी देखते आ रहे थे और वह जो वृक्ष था एक चौकीदार की तरह उनके घर के दरवाजे पर दिखता था। नहीं, चौकीदार क्यों कहा? कि चौकीदार क्या करता है? जो हमारे घरों की रक्षा करता है। तो वह वृक्ष भी एक चौकीदार की तरह था। उसकी ठंडी छांव में वहाँ का जो वातावरण था शुद्ध था, पूर्ण ऑक्सीजन की प्राप्ति होती थी और हरा भरा वृक्ष किसका प्रतीक होता है? विकास का प्रतीक होता है। नहीं, तो वह सब सुख उनसे प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब की बार क्या देखते हैं कभी कि वह नहीं था। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, यानी बहुत पुराना वह वृक्ष था। पुराने चमड़े का बना शरीर मतलब वो बहुत पुराना वृक्ष था। वही सख्त जान, उसके जो तने थे एकदम सख्त हो गए थे, पुराना था। झुर्रियोंदार खुरदुरा तना, मैला कुचैला, और उसका जो क्या कहते हैं शरीर था झुर्रियोंदार से भरा हुआ था, खुरदरा था, तना मैला कुचैला था। राइफल सी एक सूखी डाल, और एक डाल सूखी सी जैसे राइफल तनी हो वह तनी सी दिखती थी। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और वह पुराना वृक्ष था तो एकदम फुनगी पर ऊपर सबसे ऊपर एक फूल पत्तीदार एक रूप उसका दिखता था, एक डाली पे जो पगड़ी के समान जान पड़ता था। पाँवों में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। पाँवों में एक फटा पुराना जूता उसके दिखाई पड़ता था और वह चरमरा रहा था, लेकिन अपने आप में वह अक्खड़ था, यानी उसके जो मतलब उसका जो मानसिक बल था उसमें उसकी कमी नहीं दिखाई पड़ती थी, उसमें एक आत्मबल दिखाई पड़ता था। तो यहाँ पर एक वृक्ष के बहाने ये हमें उस तरफ भी संकेत कर रहे हैं कि घर में बड़े बूढ़ों का क्या स्थान होता है। नहीं, यहाँ पर क्या कहते हैं पेड़ के बहाने वह हमारे घर की जो सभ्यता है, जो बड़े बूढ़ों को हम क्या समझते हैं, वो कितने भी कमज़ोर हो जाए फिर भी वो हमारे घर के क्या हैं? चौकीदार हैं, यानी रक्षा करने वाले होते हैं। लेकिन आज की जो सभ्यता है उन्हें हम बेकार समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं। यानी हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उसके तरफ भी यह इशारा किया जा रहा है कि ऐसा उसका रूप था। यानी एक ना एक दिन जब उसकी स्थिति खराब हो जाएगी, जब उम्र हो जाएगी, तो वह भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसमें फिर भी वह आत्मबल था, वह हमारे घर का की रक्षा करने वाले थे और आत्मबल से हमें भी आत्मबल देने वाले थे। पेड़ के बहाने वह मनुष्य और सभ्यता की जो विनाशता है, जो हमारे मन में बैठ गई है, जो नए संस्कार हमारे अंदर पनप रहे हैं, उसका रूप वह कवि दर्शा रहे हैं। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। वह पेड़ धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमेशा चौकन्ना सा दिखाई पड़ता था अपनी खाकी वर्दी में। खाकी का जो कलर होता है, क्योंकि वह बहुत पुराना वृक्ष था तो उसका रंग रूप कैसा हो गया था? खाकी जैसा हो गया था, नहीं भूरा भूरा सा दिखाई पड़ता था।
और यहाँ पर दोनों संदर्भ में ये कविता आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। यह बड़े बूढ़ों के प्रति भी और वृक्ष के प्रति भी। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। वह ऐसा, मतलब इसका इतना फैला हुआ वह वृक्ष था, वो जो दूर से ही ललकारता था, जैसे दूर से ही देखकर हमें कह रहा हो कि कौन, क्योंकि वह रक्षा करता था हमारे घर को, तो ऐसा प्रतीत होता कि दूर से ही वह देख रहा हो कि कौन है। और मैं जवाब देता, कवि का जवाब होता दोस्त, नहीं। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और सामने जाकर एक सुकून सा मिलता था उन्हें, और पल भर के लिए जरूर उसकी ठंडा छाँव में बैठकर वो आराम करते थे, एक सुकून प्राप्त होता था। वैसे ही बड़े बुजुर्ग चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए, उनकी छाया में हमें एक सुकून मिलता है, एक आत्मबल मिलता है। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। ऐसा कभी ये संकेत करते हुए कहते हैं कि शुरू से ही हमारे अंदेशों में था कि आज की जो सभ्यता जागृत हो रही है, जिस विकास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, उसमें पेड़ों का कटना संभव है। नहीं, पेड़ काटे जाएंगे तभी तो बड़े बड़े मकान बनेंगे, अट्टालिकाएं बनेंगी, या और भी हमारी सुविधा के सामान बनेंगे। तो यह उनके अंदेशों में था कि यह इसका जान का दुश्मन बनेगा, इस पेड़ के जान का दुश्मन बनेगा। अब यहाँ पर दूसरे रूप में प्रकृति से जो हमारा संतुलन है प्रकृति के माध्यम से, उसको कभी डायरेक्ट चित्रित कर रहे हैं। अब आगे की पंक्तियाँ, क्या अंदेशा था जानी दुश्मन का, आगे की पंक्तियों में यह स्पष्ट कर रहे हैं। कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से। नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट कवि सचेत कर रहे हैं कि लुटेरों से हमें अपने घर को बचाना है। नहीं, ये जो हमारे अंदर मनोवृत्ति आ गई है पेड़ काटने की, जंगल के जंगल काटने की, और क्या कहते हैं, यह हमारे लिए क्या है, यह मनोवृत्ति हमारे लिए क्या है, दुश्मन की तरह, लुटेरे की तरह है, जो धीरे धीरे हमें लूट रही है। शहर को बचाना है नादिरों से। शहर को किससे बचाना है? नादिरों से। नादिरों किसको कहा गया है? नादिर शाह नामक ऐतिहासिक लुटेरे और आक्रमणकारी की तरह क्रूर व्यक्ति। यानी नादिर शाह हमारे इतिहास में उपनिवेशवाद के रूप में हमारे सामने आए थे, आक्रमणकारी के रूप में, और उनका जो रूप था बहुत ही क्रूर था। वही कह रहे हैं, शहर को बचाना है नादिरों से, यानी ये आक्रमण की तरह ये जो शत्रु हैं हमारे मन का जो व्यवहार है और जो हमारी नई सभ्यता है, वह नादिरों की तरह हमें लूट रही है। नहीं, इससे शहर को बचाना है, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अब यहाँ पर एकदम डायरेक्ट सचेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो देश के लिए खतरा है और उससे हमें देश को बचाना है, चाहे वह दुश्मन किसी भी रूप में हो। नहीं, चाहे वो हमारे मनोवृत्ति के रूप में हो, चाहे नई सभ्यता की अंधी दौड़ के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हमें देश को उससे बचाना है। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। अगर प्रकृति का यही असंतुलन बना रहा, लगातार जंगल कटते रहे, पेड़ कटते रहे, तो जो नदी नाले हैं उसका भी संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। नदियाँ अपने क्या कहते हैं बहाव को सही दिशा नहीं दे पाएगी, और वह क्या हो जाएगी? सूख जाएगी, और वह नाला हो जाएगी। नदियाँ कितनी आवश्यक है, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हवा को धुआं हो जाने से, अगर हम पेड़ काट देंगे, सारे पेड़ ऐसे ही कटते जाएंगे, तो हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिलेगी? तो सिर्फ धुआं ही धुआं हमें मिलेगा, जो हमारे लिए हानिकारक होगा, नुकसानकारी होगा। खाने को जहर हो जाने से, अगर प्रकृति में शुद्ध वायु का फैलाव नहीं होगा, तो हर खाना क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। नहीं, चारों तरफ रसायन फैल जाएंगे जो हमारे लिए घातक सिद्ध होंगे। नहीं, डायरेक्ट संकेत करते हुए हमें वो सचेत कर रहे हैं कवि। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। अंत में सीधे शब्दों में कहते हैं कि जो जंगल काटने की प्रक्रिया हम लगातार इस नई सभ्यता में कर रहे हैं, अपने आप को विकासशील कहते हुए, सभ्य समझते हुए, और ये जो आधुनिक की जो दौड़ में हम अंधी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, जंगल को जो काट रहे हैं, उसको काटने से बचाना होगा। नहीं तो चारों तरफ क्या होगा? मरुस्थल हो जाएगा, मरुस्थल। नहीं,
बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से, और मनुष्य पूरी तरह से जंगली हो जाए उससे हमको बचाना है। पहले ही उसे सचेत कर देना है कि जंगली किसे कहा गया है। यहाँ पर जंगली शब्द क्यों आया? क्योंकि जंगली मतलब जो कुछ नहीं समझते हैं, जिसे अपनी सभ्यता पता नहीं होती, नहीं, जो कोई भी जो संस्कृति सभ्यता का जिसे ज्ञान नहीं होता है, जो निर्बुद्धि होते हैं, उसे जंगली कहा जाता है। तो मनुष्य को जंगल हो जाने से, जंगल हो जाए, पूरी तरह से जंगली हो जाए, उससे पहले ही उसे सचेत होकर बचाना है। ठीक है। यहाँ पर अंत में एक सभ्य नागरिक की तरह एक चिंता व्यक्त करते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए कवि अपनी कविता का अंत कर रहे हैं कि हमें बचाना है, देश को बचा के रखना है, मनुष्यता को बचा कर रखना है। तो बहुत ही सुंदर कविता, बहुत ही सुंदर संदेश। आप इसको फिर से पढ़िएगा ध्यान से, और उस पढ़ने के बाद जो बातें आपको मन में आएगी और जो मैंने संकेत दिया कि किस संदर्भ में यह कविता आई है, उसका ध्यान रखना है। अब चलिए बोध और अभ्यास की तरफ। कविता के साथ पहला, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार जैसा प्रतीत होता था क्योंकि उसके घर के दरवाजे पर बहुत विशाल वृक्ष के रूप में खड़ा था वह वृक्ष, और उन्हें लगता था कि यह घर की रखवाली करने वाला है, हर तरह से सुरक्षा करने वाला उन्हें दिखाई पड़ता था। ठीक है। दूसरा, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? हमने कविता की पंक्तियों के माध्यम से देखा कि दूर से ही खड़ा हुआ वह पूछता था कौन है, नहीं, और क्या लेखक जवाब देते थे कवि कि दोस्त, नहीं। इस प्रकार का संवाद दोनों में होता था। तीसरा, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों? कविता का समापन करते हुए कवि इन अंदेशों का, निम्नलिखित अंदेशों का जिक्र करता है कि जो लगातार जंगल काटे जा रहे हैं उसे रोकना होगा, नहीं तो जंगल की जगह क्या हो जाएंगे? मरुस्थल हो जाएंगे, जो हमारे लिए कोई विशेष काम के नहीं होंगे, और जंगल के नहीं रहने से बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां हमारे जीवन में आ जाएगी। जो भी वन्य जीव हैं उसका नाश हो जाएगा, और जो शुद्ध हवा हमें प्राप्त होती है वह हमें प्राप्त नहीं होगी, और भी जंगल से प्रदत्त जो चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक दवाएं, और भी क्या कहते हैं जो महंगे एक जो खत्म हो रहे हैं जीव जंतु, वह भी सब विलुप्त हो जाएंगे। इसीलिए वह इन अंदेशों का जिक्र करते हुए हमें सचेत कर रहे हैं। ठीक है। 4, घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीज़ों को बचाने की बात करता है? कवि देश, शहर और देश, घर, शहर और देश के बाद किसकी बचाने की बात करता है? नदियों को नाला हो जाने से, हवाओं को धुआं हो जाने से बचाने की बात करता है, और खाने को जहर हो जाने से बचाने की बात करता है, और जंगल को मरुस्थल ना हो जाए उससे बचाने की बात करता है, और अंत में मनुष्य को जंगली हो जाने से बचाने की बात करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। और क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम एकदम गर्त में चले जाएंगे, हमें सिर्फ हानि ही हानि होगी। अगर नदियाँ नहीं होंगी, शुद्ध हवा नहीं होगी, तो क्या होगा? हमारे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जंगल नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारी असुविधाएं आ जाएंगी, और मनुष्य अपनी सभ्यता खो बैठेगा। ठीक है। 5वां, कविता की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए एक टिप्पणी लिखिए। तो आज के संदर्भ में यह कविता बहुत ही प्रासंगिक है, प्रसंगवश आई है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि गांवों के लोग शहर की तरफ रुख कर रहे हैं, और एक विकास की अंधी दौड़ में पूरे क्या कहते हैं शहरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनती जा रही है। वहाँ पर जीना एकदम मतलब कि जो गांव का वातावरण, शुद्ध वातावरण था, वहाँ से पेड़ काटे जा रहे हैं शहरों से, और सिर्फ भवन के खड़ा होने से जो शुद्ध वायु है और शुद्ध जल है वो हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। और अपने विकास के दौर में हम जंगलों को काट रहे हैं, और
पेड़ों को काट रहे हैं, लगातार अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। नदियों के रुख बदल रहे हैं, नदियाँ सूख रही है, हवा में जहर फैल रहा है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति हमें पेड़ पौधों से होती है। नहीं तो यह जो संकेत हमें इस कविता के माध्यम से मिल रहा है और जिस चीज़ के लिए हमें सचेत किया जा रहा है वह बहुत ही आज के संदर्भ में प्रासंगिक है। ठीक है। छठा, व्याख्या करें। दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के किस कविता से ली गई है? एक वृक्ष की हत्या कविता से ली गई है, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। और इस कविता के माध्यम से जो लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है और जिससे बहुत सारी हानियां हो रही है, प्रकृति में असंतुलन हो रहा है, इसकी तरफ कवि हमें सचेत कर रहे हैं। और उसी क्रम में एक वृक्ष के कटने के बहाने वह इस कविता का वर्णन कर रहे हैं। यह पंक्ति उसी कविता से आई है कि उनके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ा बहुत पुराना पेड़ था जो कि कट चुका है, जो दूर से ही ललकारता था। उन्हें प्रतीत होता था कि दूर से ही हाथ उठाकर वह ललकार रहा हो, क्योंकि उन्हें वो चौकीदार के रूप में दिखता था कि कौन है। तो मैं जवाब देता था कि मैं दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। ठीक है। ख, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक एक वृक्ष की हत्या कविता से ली गई है, जिसके कवि कुंवर नारायण जी हैं। और इस कविता के माध्यम से जो लगातार पेड़ों को काटा जा रहा है और पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की जो अंतर्व्यथा है, उसका यह वर्णन इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। इसी क्रम में कविता के अंतिम में यह पंक्ति आई है कि, और वो सचेत कर रहे हैं कवि हमें सीधे तौर पे, कि अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर क्या होगा, हमारी प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमें बचाना है, जंगल जो लगातार काटे जा रहे हैं उसे रोकना होगा, किसी भी हालत में रोकना होगा, नहीं तो जंगल क्या हो जाएंगे, मरुस्थल हो जाएंगे और उसका खामियाजा हम जीवन भर नहीं मिटा पाएंगे। मतलब कि जंगल के कटने से बहुत सारी हानियाँ, बहुत सारे नुकसान हमारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। और मनुष्य को जंगल होने से बचाने का तात्पर्य है कि हम अपनी सभ्यता, जो हम सभ्य कहते हैं अपने आप को, लेकिन हमें सभ्य हैं तो हमें यह पता होना चाहिए क्या हमारे लिए आवश्यक है और किससे हमें नुकसान होता है। यह जानते हुए भी अगर हम गलत काम करते हैं, जंगलों को लगातार काट रहे हैं, वृक्षों को काट रहे हैं, यह जानते हुए कि उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, प्रकृति में संतुलन बना रहता है, पृथ्वी का संतुलन बना रहता है, फिर भी हम अगर उन्हें काट रहे हैं तो हम जंगली हैं, यानी हमें ज्ञान नहीं है, सही का ज्ञान नहीं है। उससे मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। ठीक है। सातवां, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। एक वृक्ष की हत्या। तो यह जो शीर्षक है कविता की वह बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यहाँ पर वह जो बात कवि कहना चाह रहे हैं, जिस विषय वस्तु की तरफ हमें सचेत करना चाह रहे हैं, तो एक वृक्ष की हत्या के बहाने से, एक पुराने वृक्ष के कट जाने के बहाने से वह कह रहे हैं कि एक वृक्ष जो हमारे घर में चौकीदार के रूप में हमारे सामने खड़ा रहता था, उसके कट जाने से ऐसा लगता है कि मेरी घर की सुरक्षा खत्म हो गई। तो हम जो लगातार पेड़ों को काट रहे हैं तो उससे हमारे फिर जो पृथ्वी है उसकी हालत कैसी हो जाएगी। तो यह जो शीर्षक है कविता की बिल्कुल सटीक एवं सार्थक है। आठवां, इस कविता में एक रूपक की रचना हुई है। रूपक क्या है और यहाँ उसका क्या स्वरूप है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर जो अंतिम की पंक्तियाँ हैं, जंगल को मरुस्थल हो जाने से और मनुष्य को जंगल हो जाने से, यह किस रूप में है, रूपक अलंकार में है। जंगल जैसा नहीं, यहाँ पर रूपक क्या होता है, उसी जैसा, यानी मतलब दो चीज़ों की बीच में जो तुलना की जाती है, तो तुलना में जिस चीज़ की तुलना की जाती है दूसरे से वैसा ही नहीं, उसी का रूप अगर वो ले लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार कहा जाता है। यहाँ पर जंगल को मरुस्थल हो जाने से,
सीधे बात कहिए। अब मनुष्य को जंगल हो जाने से, यहाँ पर रूपक अलंकार के रूप में इसका प्रयोग हुआ। जंगल जैसा नहीं, मरुस्थल जैसा नहीं, जंगल ही क्या हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा। मनुष्य ही क्या हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। कविता के आसपास कुछ गतिविधि हैं जो आपको करनी है ताकि इसके विषय वस्तु के प्रति आपको जानकारी प्राप्त हो। ठीक है। अब मैं चलती हूँ व्याकरण की तरफ। भाषा की बात, निम्नलिखित अवयवों का वाक्यों में प्रयोग करें। अब की बार मैं गांव जरूर जाऊंगा, हो गया। हमेशा, आम खाना हमेशा से मुझे पसंद रहा है। लेकिन मैं विद्यालय जाता, लेकिन मैं कहीं और चला गया। दूर, राम का घर मुझसे दूर है। ठीक है। दरअसल कोई बात नहीं थी, मैंने ऐसे ही तुमसे ये प्रश्न किया। कहीं, राम कहीं और गया था और मैंने सोचा कि वह बाजार गया है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। दूसरा, कविता से विशेषणों का चुनाव करते हुए उनके लिए स्वतंत्र विशेष पद दें। यहाँ पर आपको विशेषण शब्द किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। तो आपको विशेषण शब्दों का चुनाव करना है। और विशेष क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, विशेष पद कहा जाता है। जैसे आम मीठा है, तो मीठा क्या हो गया, विशेषण, और विशेष क्या हो गया, आम, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। क्लियर हो गया। तीसरा, निम्नांकित संज्ञा पदों का प्रकार बताते हुए वाक्य प्रयोग करें। घर, घर क्या है हमारा, जातिवाचक है, उसका घर बहुत ही सुंदर है। चौकीदार, चौकीदार क्या हुआ हमारा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, क्योंकि चौकीदार विशेष रूप से कहा गया है। तो चौकीदार यह आपका व्यक्तिवाचक भी हो सकता है, जातिवाचक, इसका दो रूप में प्रयोग होता है। अगर किसी विशेष पद के लिए चौकीदार की बात कही जाए तो वह मेरा व्यक्तिवाचक होगा, और चौकीदार सीधे कहा जाए तो हमारा जातिवाचक होगा। नहीं, चौकीदार हमारे घर की रक्षा करते हैं। दरवाजा, दरवाजा मतलब सद दरवाजा, यह क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा है। मेरे घर का दरवाजा बड़ा है। ठीक है। डाल, डाल क्या होगा हमारा, जातिवाचक। नहीं, तो पेड़ की डाल लंबी है। चमड़ा, चमड़ा क्या हो जाएगा हमारा, व्यक्तिवाचक। नहीं, वह चमड़ा मजबूत है। पगड़ी, पगड़ी एक विशेष प्रकार का पहनने वाला मतलब वस्तु है, तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, उसके माथे पर पगड़ी शोभ रही है। जूता, जूता क्या हो जाएगा हमारा, पैर में पहनने वाला विशेष चीज़ है वो, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा, उसका जूता नया है। बलबूता यानी अपने बलबूते पे, बलबूता हमारा क्या है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, तो वह अपने बलबूता पर नौकरी कर रहा है। बारिश, बारिश क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक, नहीं सॉरी द्रव्यवाचक हो जाएगा। बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश से द्रव्य पदार्थ का बोध होता है। वर्दी, वर्दी क्या है, जातिवाचक, उसकी वर्दी नई है। दोस्त, दोस्त क्या होगा हमारा, जातिवाचक, वह श्याम राम का दोस्त है। पल, पल क्या हो जाएगा हमारा, भाव, नहीं, वह पल पल माँ की राह देख रहा है। छाँव, छाँव क्या हो जाएगा हमारा, भाववाचक, पेड़ की छाँव में अच्छा लगता है। अंदेशा, अंदेशा क्या है, भाववाचक, उसे बाढ़ आने का अंदेशा है। ठीक है। नादिरों, नादिरों मतलब कि क्रूर व्यक्ति, नहीं, नादिरों क्या हो गया हमारा, व्यक्तिवाचक, नादिरों का मतलब ही होता है क्रूर व्यक्ति, नादिर शाह के नाम से है ये नादिरों, तो नादिरों से हमें शहर को बचाना है। जहर, जहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक, सांप का जहर बहुत खतरनाक होता है। मरुस्थल, मरुस्थल क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक, नहीं, थार का मरुस्थल बहुत बड़ा है। जंगल क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक, किसी एक विशेष जंगल की बात नहीं हो रही है, तो जंगल, यह जंगल बहुत बड़ा है। ठीक है। चौथा, कविता में प्रयुक्त निम्नांकित पदों के कारक स्पष्ट करें। यहाँ पर कारक स्पष्ट करना है। चमड़ा,
नहीं, यह जूता चमड़े का बना हुआ है। का संबंध कारक, ठीक है। पाँव, उसके पाँव में जूती है। अधिकरण कारक, धूप सर पर चढ़ी हुई है। धूप यहाँ क्या हो जाएगा, पर, यानी ऊपर है, यह अधिकरण कारक हो जाएगा। आज बहुत सर्दी में कहाँ जाएंगे, या सर्दी में कहाँ जाएंगे, तो यह मेरा अधिकरण कारक हो गया। उसकी वर्दी अच्छी है, किया आया तो यह संबंध कारक हो जाएगा। उसे बाढ़ का अंदेशा हो रहा है, तो का संबंध कारक हो गया। उसका शहर बहुत बड़ा है, तो का संबंध कारक हो गया। मेरे गंगा नदी बहुत बड़ी है, तो ये कर्ता कारक हो गया। खाना उसका खाना बन गया है, का संबंध कारक हो गया। मनुष्य, नहीं, वह मनुष्य हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक। ठीक है, स्पष्ट हो गया। तो इस तरह आपका बोध और अभ्यास भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।